गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत 1971 रामसर आर्द्रभूमि की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज और साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज उपलब्ध है। आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का अपना क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है आर्द्रभूमि के विषय में। वैसे अगर देखा जाए, हम लोग जो प्रीवियस क्लास था उसमें बहुत से टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं और टॉपिक हमारा ये था कि हम लोग जैव विविधता की चर्चा कर रहे थे। और जैव विविधता की चर्चा करने के क्रम में हमने यह समझने का प्रयास किया कि जैव विविधता हमारे लिए आवश्यक क्यों है। जितना ही डाइवर्सिफिकेशन होगा, कोई भी प्राकृतिक तंत्र जो है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। लेकिन उसके लिए यह आवश्यक था कि प्रत्येक एस्पेक्ट, चाहे वह जैविक हो चाहे अजैविक हो, जैविक में भी चाहे वह उपभोक्ता हो चाहे उत्पादक हो चाहे अपघटक हो, हर स्तर पर विविधता आवश्यक होती है। और उस विविधता के लिए हमारे पास संरक्षण की दो विधि है, या तो इन सीटू विधि है या तो एक्स सीटू विधि है। और किस प्रजाति का संरक्षण करना है, इसके विषय में जानकारी हम लोगों को जिसके द्वारा मिलती है उस संस्था का नाम है IUCN, जो 1948 की है। और यही IUCN 1964 से एक रेड डाटा बुक जारी करती है, जिसके द्वारा हमको यह स्पष्टता प्राप्त होती है कि किस स्पीसीज को संरक्षण की आवश्यकता है और हम उस पर्टिकुलर स्पीसीज का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। और इसी संरक्षण के दृष्टिकोण से अगला जो महत्वपूर्ण संरक्षण है, यह किसी भी आर्द्रभूमि का संरक्षण है। क्योंकि हमने आपसे पहले ही स्पष्ट किया है कि अगर इस धरती पर कोई भी, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, अगर किसी में किसी भी प्रकार का कोई आपने परिवर्तन किया, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जैविक और अजैविक वस्तुओं पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा एक आर्द्रभूमि है, यह भी एक विशिष्ट प्रकार का जैव विविधता का क्षेत्र होता है, इसलिए इसका भी संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हाल फिलहाल में मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो हमारे वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्रभूमि होती हैं, इनका इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। इनको लोग क्या कर रहे हैं, अधिग्रहित कर रहे हैं, इनका अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे हमारी जल चक्र की प्रक्रिया बाधित होती ही है, साथ में हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है यह भी पूरी तरीके से इंपैक्ट पड़ रही है। इसलिए हमको इस जैव विविधता का जो सबसे बड़ा सोर्स है वेटलैंड, इसका संरक्षण सुनिश्चित करना है। और इसका संरक्षण करने का जो सबसे पहला प्रावधान शुरू किया गया था, वह कहां पर किया गया था, तो वह स्थान था रामसर, ईरान में। वहां पर किसी भी आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए व्यवस्था या कह सकते हैं एक प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई थी। तभी से किसी भी आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं, उनका नाम रखा जाता है रामसर आर्द्रभूमि। तो इसको हम बहुत पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, प्लस बीच बीच में कुछ आपके साथ डिस्कशन भी हम करेंगे। यहां पर अगर हम सबसे पहले देखें कि वेटलैंड हम किसे कहते हैं, तो आप पहले इसी बात को समझ लीजिए कि वेटलैंड का तात्पर्य होता क्या है। क्योंकि बगैर वेटलैंड समझे हम वेटलैंड को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वेटलैंड होता क्या है। तो वेटलैंड का बहुत सिंपल सा तरीका यहां पर है कि ऐसा भूभाग जहां के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से, कैसा, अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में संतृप्त हो या उससे डूबा रहे, ऐसे क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है। क्योंकि जो भी इस प्रकार का क्षेत्र है, वहां पर कैसे पौधे होंगे भाई, अगर वहां पर जल राशि है, जल की बहुलता है, वैसे में जलीय पौधे ही पाए जाएंगे।
तो जलीय पौधों की वहां पर क्या होती है, बहुतायतता होती है। साथ में इसके अंतर्गत मैंग्रोव वनस्पति होती है, जो किसी भी दलदलीय क्षेत्र में पाई जाती है, खास करके तटवर्ती क्षेत्रों में। उसी प्रकार से हमारे बहुत से हीटलैंड होते हैं, मार्शलैंड होते हैं, नदी बेसिन होती हैं, बहुत सी झीलें हैं, ये भी आर्द्र भूमि के दायरे में आती हैं। डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जहां पर नदियां जाकर के सागर या महासागर में मिलते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा है। उसी प्रकार बहुत से बाढ़ग्रस्त मैदान होते हैं, फ्लड प्लेन होते हैं, यहां पर भी जलराशि होती है, तो यहां पर भी हमको वेटलैंड की स्थिति देखने को मिलती। तो सीधा सीधा तात्पर्य है कि कोई भी बड़ी जलराशि हो जहां पर जैव विविधता विद्यमान हो, तो ऐसी जलराशि का संरक्षण हमें सुनिश्चित करना है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है, क्या करना है, यह अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में संतृप्त हो या डूबा रहे, बस ये शर्त यही है, कोई विशेष नहीं। जैसे आपका कोल्लेरू झील है, मणिपुर की लोकटक झील है, तो इस प्रकार से बहुत सी झीलें हैं जो आर्द्र भूमि के दायरे में आती हैं। सुंदरबन डेल्टा है, तो ये सब आर्द्र भूमि ही है। नदी बेसिन भी आ जाती है, झील भी आ जाती है, तो सब है। फ्लड प्लेन है, फ्लड का यहाँ पर फॉरेस्ट है, फिर राइस फील्ड है, जो धान के फील्ड होते हैं वेस्ट बंगाल में, ये भी वेटलैंड के दायरे में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो कोरल रीफ होते हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं, ये भी वेटलैंड के दायरे में ही शामिल कर ली जाती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इसके संरक्षण के लिए जो इसका उद्देश्य क्या है, ये भी हमको समझना है। इसका जो एम है, उद्देश्य है, बहुत सिंपल है। क्या उद्देश्य है कि सभी सदस्य देश के सभी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में, यह मतलब जो रामसर आर्द्र भूमि का कन्वेंशन है, यह अधिदेशात्मक नहीं है, मतलब कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, स्वेच्छा है। स्वेच्छा से जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, ये अपने ऊपर रामसर आर्द्र भूमि के प्रावधानों को अप्लाई करें। तो अधिदेशात्मक का तात्पर्य होता है या ऑर्डर के रूप में नहीं है। इसमें किसी पक्षकार देश से उसके क्षेत्र की आर्द्र भूमियों के संवर्धन और जहां तक संभव हो उनके विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही गई है। किसमें? रामसर आर्द्र भूमि। क्योंकि रामसर आर्द्र भूमि जो है, उसका यही प्रावधान है कि यह अधिदेशात्मक नहीं है, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से उस प्राकृतिक संसाधन का क्या करना है, आप दोहन करें, लेकिन उस पर्टिकुलर जो आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण भी सुनिश्चित करें। अगर हम बात करें कि यह रामसर आर्द्र भूमि कब अस्तित्व में आई है, तो 2 फरवरी 1971 में यह अस्तित्व में आई कि किसी भी आर्द्र भूमि का संरक्षण हमको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इसी 2 फरवरी को ही हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो ये 2 फरवरी का डेट है, इसी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। वेटलैंड, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, यह 2 फरवरी है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही यह रामसर कन्वेंशन आयोजित किया गया था। और कहां पर है रामसर? ईरान में है। साथ में हम बात करें कि यह प्रभाव में कब आया। साइन होना एक अलग बात है, प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास होना एक अलग बात है, लेकिन कालांतर में इसका रेटिफिकेशन की प्रक्रिया होती है और रेटिफिकेशन के पश्चात तब जाकर के यह इफेक्ट में आता है। यह प्रभावी कब हुआ है? 1975 में प्रभावी हुआ है रामसर आर्द्र भूमि का समझौता। साथ में बात करें भारत इसका सदस्य कब बना है, तो भारत इसका सदस्य बना है 1982 में। 82 में भारत इसका सदस्य बना है, 1 फरवरी 1982 में, 82 में। इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जैसे मरुस्थलीकरण की पार्टी होती है, UNFCCC की पार्टी होती है, उसी प्रकार से इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। लेकिन इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज होती है, यह प्रति 3 वर्ष पर होती है। कितने वर्षों पर होती है? प्रति 3 वर्षों पर। जैसे हम लोग देखे थे कि मरुस्थलीकरण की प्रारंभिक जो पार्टी थी, यह प्रतिवर्ष हुई थी, लेकिन कालांतर में 2-2 वर्षों के अंतराल पे। और UNFCCC का प्रत्येक वर्ष होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर आर्द्र भूमि का कन्वेंशन कितने वर्षों पर आयोजित होता है, तो प्रति 3 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। इसलिए लिखा गया है प्रत्येक 3 वर्षों पर इसका आयोजन होता है। साथ में अगर बात करें कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 13 नंबर की थी, कितने नंबर की? 13 नंबर की, जो 2018 में आयोजित की गई थी। कहां पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था।
लेकिन जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, लेटेस्ट यानी वर्तमान में, यह आपकी है 2021 की। कब की है? 2021 की, क्योंकि 3 सालों पर होती है, 18 के पश्चात 21 आता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है, होना था 21 में, चीन में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड के चक्कर में यह हो नहीं सकी। हुई कब? 2022 में, 1 साल डिले हुआ। तो अभी तक हम बात करें, रामसर आर्द्रभूमि के कितने कन्वेंशन हो चुके हैं? टोटल 14। लेटेस्ट कहां हुआ है? चाइना में। होना कब था? 2021 में। हुआ कब? 2022 में। यह मोटा मोटी हमको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें, भविष्य में जो होने वाला हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वह COP15, अभी या भविष्य में कब होगा यह आपको देखते रहना है। जहां भी हो, जब भी हो, आप डेट, स्थान और यहां पर यदि किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव निकल करके आता है तो उस प्रस्ताव को आपको याद करना होगा। यह आपका कार्य है भविष्य में। तो यह एक ओवरव्यू था रामसर आर्द्रभूमि के विषय में। थोड़ा और भी आगे देखते हैं क्या इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य है। यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ विषय वस्तु और है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि भारत जो 1982 में अर्थात 82 में इसका सदस्य बना है, तो भारत रामसर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए क्या कार्य कर रहा है? क्या भारत भी कुछ कार्य कर रहा है कि बस ऐसे ही है? तो भारत भी कार्य कर रहा है। उसी के विषय में यहां पर लिखा गया है कि भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु जो प्रावधान हमारे सामने आया है, वह प्रावधान किसके तहत लाया गया है, किस प्रावधान के तहत आया है? तो एक हमारी राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है, यह है 2006 की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 की है। और इसी के तहत अगर हम बात करें, थोड़ा यहां से कलर थोड़ा, इसी के तहत 2010 में, कब? 2010 में, ध्यान रखिएगा, जो हमारा कन्वेंशन निकल करके सामने आता है उसका नाम है आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010। तो आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए जो प्रावधान हमारे सामने आया है वह प्रावधान किसके द्वारा निकल करके आया है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत यह प्रभाव में आई है। अर्थात यहां से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती। तो भारत आर्द्रभूमियों का संरक्षण किसके तहत करता है? आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2010, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, उसी प्रकार ये भी 2010 की ही कहानी है। अगर हम बात करें इसके तहत हम किसको संरक्षित करने की बात करते हैं, तो इसके तहत जो अपवाह तंत्र होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, इनके संरक्षण की बात की जाती है। यहां पर कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। साथ में हम बात करें जो हमारे जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, कैचमेंट रीजन होते हैं, इनके संरक्षण को भी इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात जब कोई नदी प्रवाहित होती है तो नदी बेसिन को तो इसके तहत हम लोग सम्मिलित करते ही करते हैं, साथ में उस नदी का जो कैचमेंट एरिया होता है, जिस क्षेत्र तक के जल को यह अपने अंदर धारण करती है, उस कैचमेंट एरिया को भी इसके तहत संरक्षित करने की बात की जाती है। यह सब प्रावधान इस भारत का जो आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 है, इसी के तहत किया जाता है। लेकिन यह नियम किसके तहत बनाया गया है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत प्रभाव में आई है। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं। यहां पर बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य जो हमको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें यहां पर कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई जाती है? 2 फरवरी को। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक वैश्विक समझौता निकल करके हमारे सामने आया था। इसलिए 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें विश्व में विद्यमान टोटल जो हाल फिलहाल में आर्द्रभूमियों की संख्या है, ये है 2400। वर्तमान में आर्द्रभूमियों की संख्या विश्व में कितनी है? 2400 है। और इसमें से भारत के पास कितने हैं? 75। भारत में कितने हैं वर्तमान में? 75 विद्यमान है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कितनी आर्द्रभूमियां हैं? वर्तमान में 75 है। तो आजादी के 75वें वर्षगांठ पे, क्योंकि आजादी का 75 वर्ष बीत चुका है, तो इस 75 वर्ष की याद में भारत में देखा जाए 75 आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हो चुका है।
यहां पर इसका तात्पर्य है कि भारत में बहुत सी आर्द्र भूमियां हैं, लेकिन सभी भूमि को हम वेटलैंड रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा नहीं देते हैं। यदि रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा उसको दिया जाता है तो उसका विशेष संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। और इस प्रकार से वर्तमान में 75 वेटलैंड हैं भारत में जिनको रामसर की साइट पर स्थान प्राप्त हो चुका है, अर्थात इनका विशेष संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। अगर हम बात करें इसमें इस वर्ष हाल में कितने रामसर साइट दर्ज हुए हैं भारत में, 11 हुए। इसका तात्पर्य है पहले से कितने थे, तो पहले से थे हमारे पास 64 और 11 इस वर्ष ऐड हुए हैं, टोटल हो गए 75 वेटलैंड भारत की 75वीं वर्षगांठ की याद में। फिर हम बात करें जो भारत का सबसे पहला रामसर साइट था, यह है केवलादेव नेशनल पार्क, और ये कहां पर है, यह राजस्थान में है। यह एक पक्षी विहार है। बहुत सी आर्द्र भूमियां जो होती हैं वो पक्षी विहार के रूप में होती हैं, तो यही वन्य जीव अभ्यारण्य भी होती हैं, यही पक्षी विहार भी होते हैं, यही राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाते हैं किसी किसी सेंस में, और यही हमारे आर्द्र भूमि भी होते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि क्या सर केवलादेव आर्द्र भूमि अलग है, केवलादेव पक्षी विहार अलग है, नहीं है वही, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, अर्थात व्यक्ति तो एक ही है लेकिन दृष्टिकोण अलग हो जाता है तो उसका नामकरण भी अलग हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर भी जो हम बात कर रहे हैं केवलादेव आर्द्र भूमि का, यह केवलादेव आर्द्र भूमि भी है, एक पक्षी विहार भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो इस प्रकार से एक ही स्थान को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग नामकरण कर दिया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर बात करें भारत का सबसे छोटा जो रामसर साइट है, भारत का सबसे छोटा जो रामसर साइट है ये है बेम्बनूर, और ये बेम्बनूर जो है यह तमिलनाडु के एकदम नीचे वाले पोर्शन पर मिलता है। अगर हम बात करें कि यहां पर भारत का ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, तो यहां पर नीचे आपको मिलता है बेम्बनूर। तो बेम्बनूर जो आर्द्र भूमि है यह सबसे छोटी आर्द्र भूमि है भारत की। कहां पर है, तमिलनाडु में है। साथ में अगर बात करें सर्वाधिक जो रामसर साइट है भारत में, यह तमिलनाडु में है, और दूसरे नंबर पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तमिलनाडु में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, 14 हैं, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी है, 10 है। लेकिन यहां पर यह संख्या के आधार पर लिखा गया, किस आधार पर लिखा गया है, संख्या के आधार पर। अगर हम एरिया के आधार पर बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है, तो सर्वाधिक वेटलैंड एरिया के आधार पर यानी क्षेत्र के आधार पर जो है गुजरात है। गुजरात में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे वेटलैंड विद्यमान है। वेटलैंड की संख्या कम है लेकिन उनका एरिया ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, आंध्र प्रदेश के वेटलैंड। एरिया में सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है, गुजरात में, और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जबकि संख्या में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। प्रश्न बड़े प्रासंगिक यहां से पूछे जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें, ये जो वेटलैंड होते हैं, दो प्रकार के वेटलैंड होते हैं, एक आंतरिक वेटलैंड होते हैं और एक तटीय वेटलैंड होते हैं। आंतरिक का तात्पर्य होता है कोई झील हो गई, कोई बड़े तालाब हो गए, कोई नदी बेसिन हो गई, कोई अन्य क्षेत्र हो जाते हैं, पीटलैंड, मार्शलैंड, वेटलैंड। लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों में जैसे हमारी मैंग्रोव हो गई, डेल्टाई क्षेत्र हो गया, तो ये सब तट पे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो दो सेक्शन हो गया आर्द्र भूमि का, एक आंतरिक हो गया, एक तटवर्ती हो गया। जो आंतरिक भाग होता है इसका एरिया अगर देखा जाए पूरे वेटलैंड का तो ज्यादा है। आंतरिक वेटलैंड भारत में ज्यादा है। कितने हैं आंतरिक वेटलैंड, तो इनका परसेंटेज है 69.22% भारत में आंतरिक वेटलैंड हैं। जबकि तटीय वेटलैंड कितने हैं, जो तट पर विद्यमान हैं, इनका एरिया है 27.13%। लेकिन कुछ छोटे बहुत सूक्ष्म स्तर के वेटलैंड भी विद्यमान हैं। सूक्ष्म स्तर के हैं लेकिन फिर भी वहां पर जैव विविधता इतनी ज्यादा है कि उनके संरक्षण की बात कही जाती है। तो ऐसे में इनका जो परसेंटेज है ये बहुत कम है, 3.64% ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिनका कह सकते हैं संरक्षण सुनिश्चित करने की बात की जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, भारत का एकमात्र जो कृत्रिम आर्द्र भूमि है इसका नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है, हरिके बैराज। यह हरिके बैराज वही है जहां पर रावी
ब्यास, सतलज की जब हम चर्चा करते हैं सिंधु की सहायक नदियों में, तो आपको यह पता होगा कि जहां पर सतलज और ब्यास नदियां मिलती हैं वहां पे एक हरिके बैराज होता है और इसी हरिके बैराज से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा नहर। क्या नाम है? इंदिरा नहर। तो यहीं से इंदिरा नहर का कह सकते हैं प्रादुर्भूत होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है, सबसे छोटा कौन सा है? बेमनूर है। लेकिन एरिया में सबसे बड़ा जो वेटलैंड है भारत का, यह है सुंदरबन डेल्टा। कौन है? सुंदरबन डेल्टा। और यह भारत का 27 नंबर का वेटलैंड था। ध्यान रखिए, देखिए 2019 तक भारत में 27 वेटलैंड थे। इसका तात्पर्य उसके पश्चात भारत में वेटलैंडों की संख्या बहुत तीव्रता से बढ़ी है। उसके पूर्व वेटलैंड की संख्या बहुत कम थी भारत में। अर्थात वर्तमान में सरकार वेटलैंड के संरक्षण के लिए काफी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से प्रमोट कर रही है और इस पर कार्य कर रही है। तो 2019 में इस सुंदरबन डेल्टा को आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा एरिया के दृष्टिकोण से वेटलैंड है। लेकिन जो सुंदरबन है, सुंदरबन हमारा बहुत विशाल है। सुंदरबन का ज्यादातर एरिया बांग्लादेश के अंदर आता है। एक उसका लिमिटेड एरिया भारत के भी संदर्भ में आता है। तो जो बांग्लादेश का वेटलैंड था, इसको बहुत पहले से ही वेटलैंड का दर्जा प्राप्त है और उसको शायद 1991 में 1991 में ही वेटलैंड का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जो बांग्लादेश का सुंदरबन था। हाँ, यहां पे है कि जबकि बांग्लादेश के सुंदरबन को 1992 में 1992 में वेटलैंड का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इसको बहुत पहले प्राप्त हो चुका है। और भारतीय सुंदरबन को कब आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 2019 में। तो यह भी इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। शेष यहां पर देखते हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड है, तमिलनाडु में 14 है। तो ज्यादातर यहां पर जो बच्चे हैं ये उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। ऐसा तो है नहीं केवल उत्तर प्रदेश के बच्चे तैयारी करते हैं, भारत के हर क्षेत्र से बच्चे तैयारी करते हैं और इनके लिए हर राज्य का जो सेंस है प्रासंगिक होता है। फिर भी बहुतायत में जो बच्चे होते हैं वह यूपी स्पेशल में है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जो वेटलैंड है उसका नामकरण यहां पर हमने। देश उत्तर प्रदेश की जो और भी जानकारी है वो हम कालक्रम में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहां पर अगर हम उत्तर प्रदेश की वेटलैंड की बात करें, जो 10 हैं वर्तमान में, दूसरे नंबर के सर्वाधिक वेटलैंड हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर जो सबसे पहला वेटलैंड उत्तर प्रदेश का है, यह है ऊपरी गंगा नदी, अर्थात गंगा रिवर को ही हम लोग वेटलैंड का दर्जा दे दिए हैं। कहां से कहां तक के स्थान को? तो ब्रिज घाट से नरोरा तक के क्षेत्र को हम लोग इसको वेटलैंड का दर्जा देते हैं। यह कब इसे दर्जा मिला था? तो 2005 में। इसी प्रकार अगर हम बात करें, दूसरा जो वेटलैंड था उत्तर प्रदेश का, इसका नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, कानपुर के समीप उन्नाव है, वहां पर इसको हमने वेटलैंड का दर्जा दिया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2019 से पूर्व केवल एक वेटलैंड था, वर्तमान में 9 वेटलैंड उत्तर प्रदेश में ऐड किए गए। अर्थात अब उत्तर प्रदेश वेटलैंड के संरक्षण के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है संख्या के आधार पर, जबकि इससे पूर्व बहुत नीचे। तो यहां पर 2019 में नवाबगंज पक्षी विहार को भी आर्द्र भूमि का दर्जा मिला, रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा मिला। अर्थात यह पहले पक्षी विहार था, लेकिन वर्तमान में पक्षी विहार होने के साथ साथ यह एक आर्द्र भूमि भी है। 2019 में यहां पर काफी, ये देखो थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है, ये सब 2019 कितने हैं? 2019। यहां पर दूसरा जो है तरसई नंवर झील, ये कहां है? इटावा में, इसको भी आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त है। फिर हम देखें सैंडी पक्षी विहार हरदोई में, इसको भी आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त है। और देखें अगर तो समसपुर पक्षी विहार कहां है? बरेली में है, रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली में है। फिर अगर हम बात करें पार्वती औरंग पक्षी विहार, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर हम बात करें तो समन पक्षी विहार मैनपुरी में है, 2020 में इसको दर्जा प्राप्त है। सुर सरोवर जो है यह आगरा के पास है, इसको भी आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त हो चुका है। और हैदरपुर आर्द्र भूमि है जो मुजफ्फरनगर में है। और बखीरा पक्षी विहार
संत कबीर नगर, इसको भी आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त है और यह लेटेस्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में हाल में किस आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है, तो उसका नाम है बखीरा आर्द्र भूमि। कहां पर है? संत कबीर नगर में। कहां पर है? संत कबीर नगर में। प्रश्न बहुत प्रासंगिक है, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ही। तो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार हो गए, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार हो गए, वन्य पक्षी विहार हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, इन सब के विषय में हम लोग कालक्रम में चर्चा करते रहेंगे हर टॉपिक के अंतर्गत। तो जहां पर भी जिसका संबंध होगा हम यूपी स्पेशल भी उसमें जोड़ देंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोई डाउट आप ना करिएगा। फिर अगर हम बात करें आगे, तो यहां पर कुछ तथ्य और भी है जो हमारे लिए प्रासंगिक है और इसको समझना चाहिए। यहां पर एक विषय हमको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने एक अपना सर्वे रिपोर्ट दिया है और इसके तहत ये कहता है यूनाइटेड नेशन कि पिछले 100 सालों में, इसमें पिछले 100 वर्षों में हमने 70% प्राकृतिक वेटलैंड को खो दिया है। आप कहेंगे सर एक तरफ प्राकृतिक वेटलैंड को हम लोग खो रहे हैं, तो फिर संख्या कैसे बढ़े? इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वेटलैंड को हम निर्मित कर रहे हैं, अर्थात जो प्रकृति प्रदत्त वेटलैंड है उनके कंजर्वेशन की संख्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे प्राकृतिक वेटलैंड हैं जो मानव अधिग्रहित कर रहा है, उसको किसी अन्य कार्य में नियोजित कर रहा है, अर्थात वहां के लैंड को वह प्राप्त करके या तो कृषि करना चाहता है या तो किसी प्रकार का औद्योगिक धंधा प्रारंभ करना चाहता है, अर्थात उस वेटलैंड को ही समाप्त करने के लिए मानव तुला हुआ है। इसलिए जो हमारे प्राकृतिक वेटलैंड है, यह यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि पिछले 100 सालों में इसमें 70% की गिरावट आई है, अर्थात इतने वेटलैंड हमारे समाप्त हो गए। इसलिए जहां पर भी वेटलैंड हमको नजर आए उनके संरक्षण की बात की जाती है। आप समझिए, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे ग्रामीण तालाब हैं जिनके संरक्षण के लिए सरकार बहुत एग्रेसिव तरीके से कार्य कर रही है। वह इसलिए कर रही है कि जो भी हमारे पास वेटलैंड हैं उनका हम लोग जीर्णोद्धार कराएं, रिनोवेशन कराएं, जिससे हमारा जो जल चक्र की प्रक्रिया है यह बाधित ना हो, हमारा जो ग्राउंड वाटर है यह प्रॉपर रिचार्ज हो सके, हमारा एटमॉस्फेयर जो है यह मॉइस्चराइज बना रहे। तो ये सब बातें हैं अगर वेटलैंड हमारा कंजर्व होता है तो। इसलिए यहां पर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को भी ध्यान रखना है। कहा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में कितने प्राकृतिक वेटलैंड का इंक्रोचमेंट हुआ है, तो 70%। कितना हुआ है? 70%। साथ में अगर हम बात करें यह क्यों हो गया, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में जो हमारा उपभोग है यह 6 गुना बढ़ा है, अर्थात जो हमारे खाने पीने उपभोग, मतलब समझ रहे हैं। हाँ, जैसे भी आप समझिए, हम लोग जैसे जैसे थोड़ा अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं या थोड़ा जैसे मेरे पास पैसे आते हैं तो हम लोग खाना भी तो ज्यादा खाते हैं, तभी तो मोटे होते हैं ना। नहीं तो पहले दुबले पत्ते रहते थे। अब जैसे जैसे भोजन एक्स्ट्रा मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा मोटे होते जाते हैं क्योंकि खाना ज्यादा खाते हैं। सब लोग यही करते हैं, अर्थात बीमारी गिफ्ट में हम लोग लेते हैं, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो बीमार तो होंगे ना। तो यहां पर बात वही है, हमारा जो उपभोग है यह 6 गुना बढ़ा है पिछले 100 वर्षों में। तो उपभोग की तो कोई सीमा नहीं है, जितना आप उपभोग करें वो कम है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं तो असीमित हैं, आवश्यकताएं तो सीमित है लेकिन इच्छाएं असीमित हैं। हम लोग प्रारंभ में ही सीख चुके हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है, दोनों के बीच में जो अंतर है रूपांतरण का, उसको भी हमने देखा है। तो यहां पर बातें वही हैं कि हमारा जो उपभोग है लगातार बढ़ रहा है और उसका परिणाम यह है कि जो हमारे प्राकृतिक वेटलैंड हैं इनमें 70% की गिरावट देखी गई पिछले 100 वर्षों में। यहां से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी अपेक्षा बनी हुई है, अर्थात जो हमारे उपभोग की दर है यह प्रति वर्ष 1% की दर से बढ़ रही है। ये प्रश्न आपके समकालीन मुद्दे से है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना। इसके साथ अगर हम देखें, वेटलैंड के तहत एक और अलग से सूची जारी होती है। एक तो रामसर आर्द्र भूमि की सूची जारी होती है और एक सूची जारी होती है जिसका नाम होता है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। क्या होता है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। ये अलग से सूची जारी होती है। साथ में ये जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड होता है इसके अंतर्गत अति संवेदनशील
आर्द्र भूमियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, अर्थात जिनके ऊपर कह सकते हैं संकट काफी ज्यादा आ चुका है, यदि इनका विशिष्ट तरीके से संरक्षण नहीं किया जाएगा या क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इनका संरक्षण इसलिए किया जाना है क्योंकि यहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मतलब काफी ज्यादा है। इसलिए ऐसी आर्द्र भूमि जिनके ऊपर संकट काफी ज्यादा हो और जैव विविधता भी काफी ज्यादा हो, ऐसी आर्द्र भूमि को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। भारत में जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित आर्द्र भूमि है, इनकी संख्या वर्तमान में जो है 2 है। कितनी है? 2 है। अतीत में कितनी थी? 3 थी। वर्तमान में 2 कौन कौन सी हैं? तो भारत का जो सबसे पहला आर्द्र भूमि स्थल था केवलादेव, एक तो वही है जो भारत राजस्थान का केवलादेव आर्द्र भूमि सबसे पहली आर्द्र भूमि थी, उसको भी इस मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अर्थात यह काफी संवेदनशील आर्द्र भूमि है और यहां की जैव विविधता भी काफी प्रासंगिक। तो एक तो हो गया मेरा केवलादेव। दूसरा जो है ये है लोकटक झील मणिपुर में, और इसी लोकटक झील के मध्य में विद्यमान है एक केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या विद्यमान है? तो यहीं पर विद्यमान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क में रहता है क्या? संघाई हिरण। इसी संघाई हिरण के संरक्षण के लिए इस नेशनल पार्क के संरक्षण की बात की जाती है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। यह विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता है। क्यों तैरता है, हम आगे चर्चा करेंगे। बस अभी इतना समझिए कि भारत में 2 वेटलैंड हैं जिनको हम लोग मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं, क्योंकि यह अति संवेदनशील की कैटेगरी में आते हैं। एक तो केवलादेव है और एक जो है मणिपुर की लोकटक झील है। लेकिन अतीत में एक और आर्द्र भूमि थी जो वर्तमान में कह सकते हैं सरकार के प्रयास से रिकवर की है, अर्थात अब इसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी यह रामसर आर्द्र भूमि के दायरे में आती है, अर्थात उसका संरक्षण किया जाता है। अब रामसर कन्वेंशन के तहत उसका संरक्षण किया जाता है, ना कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के तहत। बात समझ रहे हैं? वह कौन सी? चिल्का झील है उड़ीसा की। कौन है? चिल्का झील। चिल्का झील अतीत में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के दायरे में थी, वर्तमान में इसका संरक्षण किया गया, कंजर्वेशन किया गया, इसलिए अब यह मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के दायरे से बाहर है, लेकिन अभी भी यह रामसर आर्द्र भूमि के दायरे में विद्यमान है। और यह चिल्का झील इसलिए हाल फिलहाल में चर्चा में थी क्योंकि इसी के मध्य में एक नालाबाना पक्षी विहार है। क्या है? आर्द्र भूमि के मध्य में, चिल्का झील के मध्य में एक कह सकते हैं पक्षी विहार है जिसका नाम है नालाबाना पक्षी विहार, और इसका जो दायरा है यह है 15 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसलिए हमको इन तीनों नामों को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार एक और कन्वेंशन है इंटरनेशनल स्तर पर, जिसके तहत भी आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने की बात की जाती है, और उसका नाम है ब्रिजाविला डिक्लेरेशन। क्या नाम है? ब्रिजाविला डिक्लेरेशन। तो ब्रिजाविला डिक्लेरेशन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये जो ब्रिजाविला डिक्लेरेशन है, इसके तहत भी आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा टू कंजर्व ट्रॉपिकल पीटलैंड, अर्थात यहां पर जो उष्णकटिबंध के आर्द्र भूमियां हैं, कौन सी? उष्णकटिबंध क्षेत्र की आर्द्र भूमियां, अर्थात यहां पर ये जो है इस आर्द्र भूमि का संरक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां पर हाई कार्बन कंटेंट होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा वहां पर वर्षा भी अधिक होगी। तो टेम्परेचर अधिक है, वर्षा अधिक है, इसलिए वहां पर वनस्पतियां अधिक होंगी। तो वनस्पतियां अधिक होंगी तो इसलिए हाई कार्बन कंटेंट इनके पास है, तो इनका संरक्षण होना चाहिए। यदि संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी, और समाप्त हो जाएंगी तो जो कार्बन के अवशोषण की दर है ये घट जाएगी, अर्थात हमारा एटमॉस्फेयर बैडली इंपैक्ट होगा, ग्रीन हाउस गैस की समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। और ट्रॉपिकल बेल्ट के क्षेत्रों के पीटलैंड के संरक्षण की बात करता है, अर्थात जो विषुवत रेखीय प्रदेश के हैं। कौन सा? विषुवत रेखीय। ट्रॉपिकल मतलब होता है हमारा, वैसे उष्णकटिबंध क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? यहां पर
हाँ, विषुवत रेखीय तो लिखना सही नहीं है। वैसे अगर लिखा जाए तो उष्णकटिबंध क्षेत्र ही लिखिए आप, क्योंकि जब लिख रहे हैं तो सही लिखिए ना। क्या लिखा जाए? उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंधीय है। और यह जो क्षेत्र है इसमें विशेष तौर पर जो कांगो बेसिन का क्षेत्र होता है, कौन? कांगो बेसिन का क्षेत्र। कांगो बेसिन के क्षेत्र में जो विद्यमान आर्द्रभूमि है उसी के संरक्षण के लिए, अर्थात अफ्रीकी कंट्री के द्वारा यह संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। कांगो बेसिन के क्षेत्र, उन्हीं आर्द्रभूमियों का संरक्षण इसके तहत किया जाता है, अर्थात यही है हमारा ब्रिजाबेला डिक्लेरेशन। तो ब्रिजाबेला डिक्लेरेशन एक रीजनल संरक्षण की विधि है, जबकि रामसर आर्द्रभूमि एक कह सकते हैं वैश्विक संरक्षण की विधि है। तो इतने प्रावधान थे जो आर्द्रभूमि के संरक्षण के विषय में आवश्यक थे और इसको हमें समझना आवश्यक था। तो जहां तक था वहां तक हमने सहज शब्दों में जितने भी आंकड़े आज तक विद्यमान थे उन आंकड़ों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। शेष यदि किसी प्रकार का समकालीन मुद्दा इसमें ऐड होता है तो उसको भी हम आपके सामने लेकर के अवश्य उपस्थित हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग कल अब एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।